नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज पर। आज की क्लास में हम संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले बीपीएससी 72वीं और बीपीएससी टीचर 4 के लिए बहुत उपयोगी होगी। यह प्रश्न बहुविकल्पी है, एमसीक्यू के रूप में 20 क्वेश्चन है। इसको मैंने स्टेटमेंट वाइज सभी क्वेश्चन को रखा है। इसकी व्याख्या को, विस्तृत व्याख्या को भी शामिल किया है। इनकी कंसेप्ट को हम पूरी तरह से डिटेल से साथ समझेंगे। खुद को जांचने और तैयारी करने, सही दिशा देने के लिए बेहतर मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला स्टेटमेंट, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली अमेरिका के संविधान से पूरी तरह से प्रभावित है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 1, 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो डी 2 सही है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से सही है, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चलकर प्रस्तावना बनी। दूसरा क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में यही चीज दिया गया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जो आगे चलकर उद्देश्य का बनी। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। परिचय पत्र, नाना पालकीवाला ने इसे प्रस्तावना को परिचय पत्र का नाम भी दिया है, और के मुंशी ने इसे जन्म कुंडली बोला है प्रस्तावना को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन पहला है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। दूसरा कथन है, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार संशोधन हो गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। इसमें हमारा ऑप्शन पहला तो सही है पूरी तरह से, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, जबकि संविधान में एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है, इसलिए दूसरा गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या में वही चीजें दी गई है, तो इसलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कथन पहला कथन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के बिना निर्णय लेने में सक्षम है। दूसरा कथन है, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करने से इसकी समरूपता सीमित होती है। इसमें ऑप्शन चूज करिए। पहला ऑप्शन सही, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने से हमारी समरूपता सीमित नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपने से स्वीकार किया है, ना कि उनके दबाव से, ना तो किसी उनके डर की वजह से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है और वहीं दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, साम्यवादी समाजवाद अपनाया गया है। भारत में साम्यवादी समाजवाद अपनाया गया है, जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होता है। ऑप्शन दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निवास करता है। पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ना कि पूरी तरह से साम्यवादी समाजवाद। और दूसरा ऑप्शन हमारा बी सही है, लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया भारत में। इसमें हमारा बी सही है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कथन है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता
इस सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। दूसरा कथन है, इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण प्रदान करेगा। पहला कथन केवल एक, दूसरा कथन केवल दो, सी एक दो दोनों, और डी ना तो एक ना तो दो। इसमें हमारा दोनों कथन सही है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष सकारात्मक अवधारणा को अपनाता है, और पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्म के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों की धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की सुविधा दी गई है। कोई व्यक्ति कोई धर्म अपना सकता है, कोई धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हाँ, उसे जबरन ना प्रताड़ित करके किया गया हो वो कार्य। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है, जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख साधन है। इसमें हमारा ऑप्शन ए एक सही है, या ऑप्शन दो सही है, या एक दो दोनों सही है, ऑप्शन या डी एक दो दोनों गलत है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कार्यकारिणी विधायिका के प्रति अपने उत्तरदायी होती है। जनमत संग्रह का मतलब होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और यहाँ पर दिया गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला कथन सही हो जाता है, कथन एक सही है। व्याख्या देख लेते हैं। जनमत संग्रह या पहल या रिकॉल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख औजार है, जो स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। इसलिए हमारा यह क्वेश्चन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि हमारे कथन में दिया गया था यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, गणराज्य शब्द यह दर्शाता है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होगा। दूसरा कथन है, गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में ना होकर जनता में निहित होती है। इसमें कथन एक सही है, या कथन दो सही है, या एक दो दोनों सही है, या एक ना तो दो सही है। इसमें हमारा दोनों कथन सही है, सी वाला विकल्प सही है। कारण क्या है, गणराज्य का मतलब राज्य का जो प्रमुख होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। पहला कथन भी सही है, और दूसरा कथन है वही बताया गया है कि जब जनता चुनेगी तो जनता सर्वोच्च होगी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है। दूसरा कथन है, इन तीनों प्रकार के न्याय के तत्वों को 1917 के रूस की क्रांति से अपनाया गया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, एक दो दोनों, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीन प्रकार के न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में की गई है। यह 1917 के रूस की क्रांति से प्रेरित है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक दो दोनों कथन सही है। व्याख्या में यही चीज दिया गया है, 1917 के रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रेरित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है। दूसरा कथन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता आदर्शों को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी दोनों सही है, ए बी सही है, केवल ऑप्शन सी एक दो दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो सही है। तो इसमें हमारा पहला कथन पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता अपनाई गई, एक विचार, एक विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और यह 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, इसलिए दोनों कथन हमारा सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या में ये चीजें दिया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता
कि इन महान आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, प्रसिद्ध संविधानविद एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड कहा है। दूसरा कथन है, के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा पहला ऑप्शन तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि नाना पालकीवाला ने ही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा है, जबकि के मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला था। इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि के मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। व्याख्या में एक चीज दिया गया है, के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य प्रस्तावना को हमारी समृद्धता प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। वहीं नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। पहला कथन है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, भी नहीं, दूसरा कथन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 नागरिक समता सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के अंतर्गत नागरिक समता सुनिश्चित का उल्लेख किया गया। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का संकल्प है, जिससे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 विधि के समझ समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का प्रतिषेध, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी नौकरी में लोगों की समानता होगी, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधि का अंत में मूर्त रूप दिया गया है। क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की, ऑप्शन पहला कथन है कि बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना से, जिसे बढ़ावा देने हेतु संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा कथन देखते हैं। अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य में ही भारत के सभी लोगों को भातृत्व की भावना का विकास करने का दायित्व है। ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 2 2, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और अनुच्छेद 51 यानी मौलिक कर्तव्य में भातृत्व की भावना को समाहित किया गया है। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है, पहला कथन है, बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। पहला कथन में यही बोला गया कि बेरुवाड़ी मामला जो था 1960 में, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, पहले कथन में बताया गया। दूसरा कथन है, न्यायालय ने माना कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो, प्रस्तावना जहां वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता करती है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, केवल एक, या ऑप्शन बी इसमें दूसरा सही है, या 1 2 दोनों सही है, या डी ना तो एक ना तो दो सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बेरुवाड़ी मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए उसमें बोला गया कि संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन वहीं आगे 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संशोधन किया जा सकता है। साथ साथ LIC, मुंबई आदि केसों में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। गोलकनाथ केस में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया।
दूसरा कथन तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बेरीवारी मामले संघ 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, नहीं है। और बाकी दूसरा कथन तो सही था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, केशवानंद भारती 1973 में 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। पहला कथन यही बताया गया, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो निर्णय दिया गया था बेरुवारी केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसे केशवानंद भारती केस में शामिल कर लिया गया, यह संविधान का अंग है प्रस्तावना को। दूसरा कथन है कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। वहीं दूसरा कथन भी सही है, इसमें बोला गया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता, बाकी आर्टिकल 368 के तहत संशोधन इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों सही है। इसको देख लेते हैं व्याख्या। बेरुवारी केस निर्णय को खारिज करते हुए प्रस्तावना संविधान का एक अति महत्वपूर्ण भाग स्वीकारा गया। ठीक है, इसमें आर्टिकल 368 के तहत संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को, मूलभूत तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। कथन 1 है, प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब प्रस्तावना को न्यायालय में पेश करके इसे लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात हाँ वही आगे लिखा गया है, इनके प्रावधानों को अदालत में चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा कथन है, यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का साधन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 2 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है कि प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता चुनौती देकर कि यह प्रस्तावना में है तो इसे लागू करना आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा कथन, यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का साधन भी, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या में दिया गया है, प्रस्तावना यह गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, प्रस्तावना में आर्टिकल 26 प्रस्तावना में 26 नंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान अंगीकृत करने की तिथि उल्लेखित है। ठीक है, और दूसरा कथन है, संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद अंत में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सब सही है कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान अंगीकृत किया गया और प्रस्तावना को सबसे बाद में लागू किया गया था, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्याख्या तो मैंने ऊपर कर दी है। क्वेश्चन 17 है। पहला कथन, सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। दूसरा कथन है, सुभाष कश्यप के अनुसार यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला तो कथन सही है पूरी तरह से, क्योंकि सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार बोला था और सुभाष कश्यप ने भी इसे संविधान
शरीर, यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा कहता है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वाक्यांश दर्शाता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है। दूसरा कथन है, यह सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को स्थापित करता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। कौन सी कथन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन 1 तो पूरी तरह से सही है। हम भारत के लोग, वाक्यांश यह दर्शाता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। और दूसरा कथन है, यह सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को स्थापित करता है। एकदम सही, ये भी सही है, क्योंकि लोक प्रभुता की अवधारणा को स्थापित करता है। इस प्रकार हम ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को का सही क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। दूसरा कथन है, प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्यों का क्रम इस प्रकार से है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो पहला कथन है, सही क्रम इस प्रकार से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हाँ, ये पूरे एकदम सही है, सीक्वेंस से है। दूसरा कथन है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये भी सही है, क्योंकि क्रम से लिखा गया। पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उसके बाद बंधुता। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, सही क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य सही है। और इसका अगले वाले सेंटेंस का व्याख्या इस प्रकार से, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये भी दोनों सही है। तो 20वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। पहला कथन है, LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। ठीक है। पहला ऑप्शन यही है कि LIC केस में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। दूसरा कथन है, प्रस्तावना के प्रावधानों को न्यायालय में याचिका दायर करके लागू कराया जा सकता है, यानी प्रस्तावना को न्याय योग्य बताया गया है दूसरे कथन में। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, या 1 2 दोनों सही है, या तो ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। तो इसमें हमारा 1 तो पूरी तरह से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है। तो सेकंड वाला लेकिन गलत है, क्योंकि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1 सही है, पहला ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर यह व्यवस्था दी कि व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का आंतरिक अंग है। ठीक है। दूसरा सत्य है, क्योंकि यह प्रस्तावना गैर न्याय संगत है, क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा जारी करके लागू नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन आज खत्म हुए। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों 20 में से कितने आपके सही हुए जरूर बताइएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा, ताकि आने वाली अन्य वीडियो की क्लास आप तक पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए यह भी कमेंट में पिन कीजिएगा, उसके बाद हम वैसी उस टॉपिक पर क्लास लेकर आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।